स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास कुछ फंक्शंस थे कि जिन फंक्शंस के डेरिवेटिव हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके डेरिवेटिव्स की एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं हो पा रही थी। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम उनके डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करते हैं और किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए जो पॉसिबल वेज थे वो हमने स्टडी किया। अब जैसा कि इस टॉपिक के नेम से शो हो रहा है कि बेसिकली ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इट मींस कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस जिनके इंटेग्रल हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जिनके इंटेग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होगी, हम उनके इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए जो पॉसिबल वेज होंगे हम उन वेज को स्टडी करेंगे। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बेसिकली हमारे पास होगा क्या कि इट द नीड्स ऑफ्टन अराइज फॉर एवेल्युएटिंग द डेफिनेट इंटेग्रल। कि इट मींस कि हमारे पास ये इंटेग्रल था, हमें इस इंटेग्रल की वैल्यू एवेल्युएट करनी थी, गॉट इट। और हम इसकी वैल्यू एवेल्युएट नहीं कर पा रहे थे या इसकी वैल्यू एवेल्युएट करना हमारे लिए इजी नहीं था। द एंटी डेरिवेटिव इज नॉट इजी to obtain. So अब हम क्या करेंगे? So the basic method involved in approximating the integral is basically called the numerical quadrature. कि हमारे पास ये जो डेफिनेट इंटेग्रल गिवन है, इस डेफिनेट इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करने के ओवरऑल मेथड्स को बेसिकली हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर कहते हैं। अब ये न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर बेसिकली किन स्टेप्स पे लाई करता है? बेसिकली हमारे पास ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है, हमने इसको एक सम की मदद से अप्रोक्सीमेट करना है एंड द सम इज गिवन बाय दैट समेशन I इक्वल्स टू 0 टू n ai f of xi। f of xi मीन्स कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे x1 x2 x0, हमने उनके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ai यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये ai बेसिकली क्या कांस्टेंट होगा, हम जब फर्दर आगे चलेंगे, थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी इस लेक्चर के अंदर, तो हमें नज़र आ जाएगा कि AI बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। तो हमें बेसिकली इस समेशन को यूज़ करते हुए अप्रोक्सीमेट करना है हमारे इस डेफिनेट इंटेग्रल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फार्मूला। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ n पॉइंट्स गिवन हैं, x0, x1, xn, ये कुछ हमारे पास पॉइंट हैं। वी n पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरवल ए बी, हमने एक इंटरवल लिया ए बी और उस इंटरवल के अंदर से हमने कुछ n पॉइंट्स चूज किए हैं। अब इन n पॉइंट्स को आपने कुछ इस तरह से चूज करना है कि हर दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। डिस्टेंस सेम रहने का मतलब ये है कि x0 अगर x1 के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास 1/2 है, तो x1 और x2 के दरमियान डिस्टेंस भी 1/2 होना चाहिए। और सिमिलरली x2 और x3 के दरमियान भी डिस्टेंस 1/2 हो, और सो ऑन जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स n पॉइंट्स गिवन है, तो हमारे पास टोटल n+1 पॉइंट्स गिवन है, तो हमारे पास हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली सिमिलर होना चाहिए। तो अब जब हमने ये पॉइंट्स ले लिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, जिस फंक्शन को हमने बेसिकली इंटीग्रल जिसका अप्रोक्सीमेट करना है, हम सबसे पहले बाय यूजिंग द लाग्रांज पॉलिनोमियल हम इस फंक्शन को उसके लाग्रांज पॉलिनोमियल और उसमें जो एरर आएगा उस एरर की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। तो हमें बड़े अच्छे से आइडिया है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में भी देखा है कि f of x इज बेसिकली इक्वल्स टू, इसको हम बेसिकली जो हमें यहाँ पे सम नजर आ रहा है समेशन I इक्वल्स टू 0 टू n f of xi l I of x, ये बेसिकली हमारे पास nth लाग्रांज पॉलिनोमियल है Pn of x है। ये हमारे पास बेसिकली इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन है, और प्लस ये जो हमारे पास नेक्स्ट फर्दर एक्सप्रेशन गिवन है 1/n+1 फैक्टोरियल and the product of from 0 to I is equals to 0 to n x minus xi, the n+1th derivative of function at xi of x d of x is basically not d of x, ये d of x नहीं आएगा यहाँ पे। So basically ये जो हमारे पास ओवरऑल ये जो 1+n+1 फैक्टोरियल के बाद वाली फॉर्म है, ये बेसिकली हमारा एरर फंक्शन है।
या यू कैन से दैट कि हमारा फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन में एरर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली इस फंक्शन का इंटेग्रल अप्रोक्सीमेट करना है, तो हम दोनों साइड पे इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ साइड, जिस हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उस पर जस्ट इंटेग्रल आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई जो है वो तो एक कांस्टेंट है, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो इंटेग्रल हमारे पास किस चीज़ का होगा, हमारे पास जस्ट इंटेग्रल होगा एल आई ऑफ एक्स का, गॉट इट। तो हम इस एल आई ऑफ एक्स का जो इंटेग्रल है इसको मैं ए आई का नाम दे रहा हूँ, प्लस 1/n+1 का फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, और इंटेग्रल बाकी जितना भी प्रोडक्ट है उसका हमारे पास ये इंटेग्रल बन जाएगा, गॉट इट। तो हमारे पास जब भी ये फंक्शन का हम इसका डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो डेफिनेट इंटेग्रल बेसिकली इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की को लाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेयर ए आई इज बेसिकली इक्वल्स टू द इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एल आई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये बेसिकली हमारे पास एक जनरलाइज्ड सा क्वाड्रेचर फार्मूला है। अब फर्दर हम इस जो जनरलाइज्ड क्वाड्रेचर फार्मूला है इसको डिफरेंट पॉइंट्स के लिए स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जस्ट 2 पॉइंट्स के बने, ठीक है, लेट्स सपोज हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास अगर एक पॉइंट गिवन है x0 इज बेसिकली इक्वल टू a एंड x1 इज इक्वल टू b। तो अब इस सूरत में हमारे पास, क्योंकि हमने भी बात की है कि हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, तो जो a और b के दरमियान डिस्टेंस है इसको हम h का नाम देते हैं। तो इट मींस h इज बेसिकली इक्वल टू b माइनस a। अब हम वो लग्रांज पोलिनोमियल यूज करेंगे और उस लग्रांज पोलिनोमियल को इन 2 पॉइंट्स के लिए यूज करते हुए इस फंक्शन का इंटेग्रल अप्रोक्सीमेट करेंगे। सो अब हमारे पास चूंकि 2 पॉइंट्स हैं x0 और x1, तो वहां पे जो हमारे पास you can say that the approximating polynomial बनेगा वो बनेगा p1 of x is basically equals to x minus x1 over x0 minus x1 f of x0, और प्लस इसी तरह हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x minus x0 over x1 minus x0 f of x1। ये बेसिकली हमारे पास उसका लग्रांज पोलिनोमियल आ गया है, गॉट इट। मतलब लग्रांज पोलिनोमियल का यूज करते हुए हमने उसका अप्रोक्सीमेटिंग पोलिनोमियल निकाल लिया है। और सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास जो एरर आएगा, एरर फंक्शन होगा, दिस इज बेसिकली r1 ऑफ x इज बेसिकली इक्वल टू, चूंकि 2 पॉइंट्स हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ xi ऑफ x ओवर 2 x माइनस x0 इंटू x माइनस x1। तो ये बेसिकली हमारे पास उसका पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेटिंग पोलिनोमियल भी आ गया, और उस अप्रोक्सीमेटेड पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास r1 ऑफ x एरर बढ़ा है वो भी हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के लिए हमने लिख लिया। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करूं और इनका हम इंटेग्रल कैलकुलेट करें, तो हमारे पास इंटेग्रल बनेगा a टू b f ऑफ x d ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल आ जाएगा बेसिकली इंटेग्रल फ्रॉम x0 टू x1, तो जो हमारे पास उसका अप्रोक्सीमेटिंग पोलिनोमियल था उसका इंटेग्रल आ जाएगा, और प्लस जो हमारे पास उसका एरर फंक्शन बन रहा था हमारे पास उसके एरर फंक्शन का इंटेग्रल आ जाएगा। अब सिंपली अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इसका इंटेग्रल कैलकुलेट करें, तो हमारे पास ओवरऑल ये जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी x1 माइनस x0 ओवर 2 f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1। सिंपल सी हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है। सिंपल आपने क्या करना है कि हमारे पास ये f ऑफ x0 और x0 माइनस x1 जो डिनोमिनेटर में पड़ा है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। इंटेग्रल किस चीज़ का रह जाएगा, x माइनस x1 का। आप इसका इंटेग्रल कैलकुलेट करें, इंटेग्रल फ्रॉम x0 से लेकर x1 तक। इसी तरह हमारे पास सेकंड में भी हमारे पास बाकी f ऑफ x1 और f x1 माइनस x0 जो डिनोमिनेटर में पड़ा है वो कांस्टेंट है, और हमारे पास सिनेरियो बस जो न्यूमरेटर में x माइनस x0 है ये हमारे पास वेरिएबल है। हम इसका इंटेग्रल कैलकुलेट करके जब इसमें अपर और लोअर लिमिट प्लग इन करेंगे तो वी विल स्टैंड हियर। तो ये बेसिकली हमारे पास उसका इंटेग्रल आ गया है, और बाकी जो हमारे पास इसका एरर फंक्शन है जब हम इसका इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे then this integral is basically equals to minus h3 over 12 f double prime of xi। xi of x basically xi हमारे पास x का फंक्शन है। नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में बात की थी लाइक दिस वन, हमने यहाँ स्टार्ट में कहा था कि जो हमारे पास h है वो b माइनस a के इक्वल है। b माइनस a के इक्वल मीन्स कि x1 माइनस x0 के इक्वल है। अब चूंकि x हमारे पास a जिसके इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट इन करूँ तो हमारे पास ये सिनेरियो बनेगा इंटेग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x d ऑफ x इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू
ये x1 माइनस एक्स नॉट की जगह h आ जाएगा, h/2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ x1। गॉट इट? ये हमारे पास इसके इंटेग्रल की अप्रोक्सीमेशन होगी। और बाकी ये जो हमारे पास फॉर्म बन रही है -h3/12 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स वाई, ये बेसिकली हमारे पास इस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग इसका जो एरर आएगा वो एरर होगा। अब ये जो हमारे पास लास्ट में आपको बॉक्स में ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द ट्रोपिज़ाइडल रूल फार्मूला। मींस कि अगर मेरे पास जस्ट 2 पॉइंट्स गिवन हो, मुझे उन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए किसी भी फंक्शन के इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करना है, तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा, दिस वन विल बी द ट्रोपिज़ाइडल रूल फार्मूला या जस्ट ट्रोपिज़ाइडल फार्मूला। नाउ अब हम इसकी थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ट्रोपिज़ाइडल हमारे पास फार्मूला किस तरह से किसी भी फंक्शन के इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करता है। सो लेट्स सी, आप इमेजिन करें कि हमारे पास ये जो आपको बिलू में कर्व नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास उस फंक्शन की कर्व है। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, a इक्वल्स टू एक्स नॉट और दूसरा पॉइंट है हमारे पास b इज इक्वल्स टू x1, हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फंक्शन के इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करना है। तो इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। अब वो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? बेसिकली इसमें हमारे पास ये जो ब्लू वाला एरिया है ये भी काउंट होगा, और यहाँ पे आपको ये जो थोड़ा सा शैलो पार्ट नज़र आ रहा है ये भी काउंट होगा, क्योंकि सारा का सारा जो है वो एरिया अंडर द कर्व है। लेकिन हमारे पास चूंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो ज़रा आप गौर से देखिए, अगर आप इस फार्मूला को देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ x1 ओवर 2 मल्टी h/2 इज बेसिकली द यू कैन से दैट कि ये हमारे पास जो ये लाइन बनेगी इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली सीकेंट लाइन, इसके अंडर एरिया होगा। तो अब यहाँ पे आपको जो शेडो पार्ट नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारी अप्रोक्सीमेशन है, गॉट इट? लेकिन अगर मैं ओवरऑल एरिया कलेक्ट करता तो हमारे पास इस ओवरऑल एरिया में ये चीज़ भी जो यहाँ पे शैलो पार्ट है ये भी नज़र आ जाता, ये भी हमारे पास एज आ एरिया या एज आ इंटेग्रल काउंट होता। तो ये जो शैलो पार्ट है ये एज आ इंटेग्रल तो काउंट होगा लेकिन अप्रोक्सीमेशन में नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो शैलो पार्ट है ये एज आ एरर ही रहेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जब भी आप ट्रोपिज़ाइडल रूल ट्राई करेंगे किसी भी फंक्शन के इंटेग्रल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो ये जो इतना पार्ट रहेगा ये बेसिकली हमारा एरर होगा। और मीन्स कि हमें नज़र आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन तो होगी लेकिन अप्रोक्सीमेशन में एरर भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है हमें। तो इट मीन्स कोई बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेशन नहीं होगी। अब अगर मुझे इससे भी अच्छी अप्रोक्सीमेशन लेनी है तो फिर क्या करें? फिर हम ये करेंगे कि जो हमने स्टार्ट में 2 पॉइंट्स लिए थे हम उन पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाएंगे। जो हमने स्टार्ट में नोड्स लिए थे हम उन नोड्स की तादाद को बढ़ाएंगे। तो जैसे ही हम इन नोड्स की तादाद को 2 से 3 पे लेके आएंगे, देन दिस रूल विल बिकम द सिम्पसन फार्मूला, या you can say that Simpson rule. So Simpson rule integrates over the interval from a to b using 3 equally spaced nodes. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वहाँ पे ट्रोपिज़ाइडल रूल में हमारे पास जस्ट 2 नोड्स या 2 पॉइंट्स यूज हो रहे थे, अब सिम्पसन रूल में हमारे पास 3 पॉइंट्स यूज होंगे। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ कि हम एक्स नॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू ए, x1 इज बेसिकली इक्वल्स टू a प्लस h एंड x2 इज बेसिकली इक्वल्स टू b। अब इस सूरत में हमारे पास ये जो डिस्टेंस है विद h ये बेसिकली हमारे पास है b माइनस a/2। अगर आप h की ये वाली वैल्यू कंसीडर करते हैं तो इससे होगा ये कि हमारे पास हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। गॉट इट? मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास x0 और x1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो h है, गॉट इट, तो हमारे पास x1 और x2 के दरमियान डिस्टेंस भी फिर h ही होगा। कि हमने h की वैल्यू ही इस तरह से सपोज की है कि हमने a और b के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग में x0 पड़ा होगा, फर्स्ट पार्ट के एंड पे x1 है,
और इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास x2 पॉइंट है और हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो h है। अब जैसा कि हमारे पास वहां पे फर्स्ट बेसिकली 2 पॉइंट्स थे, तो हमने वहां पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल यूज किया था उसके इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं x0, x1 और x2, तो यहाँ पे हम बेसिकली सेकंड डिग्री का अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल यूज करेंगे विच इज बेसिकली द p2 of x टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f of x। ओके, सो रिजल्टिंग फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा इस सिम्पसन रूल का, that integral from a to b f of x d of x is approximately equals to h by 3 f of x naught plus 4 f of x1 plus f of x2। और इसमें जो हमारे पास एरर टर्म बनेगी वो बनेगी एरर इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस h पावर 5 ओवर 90 f4 ऑफ xi। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें नज़र ये आएगा कि हमने यहाँ पे जैसे ट्रापेजॉइडल रूल में हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए थे, अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स कंसीडर नहीं करेंगे, हम 3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो हमारे पास डॉट है बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट है, ये x1 के ऊपर हमारे पास सेकंड पॉइंट है और x2 के ऊपर हमारे पास थर्ड पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने ट्रापेजॉइडल रूल में 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन डिफाइन की थी, अब 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, वो बेसिकली कर्व होगी, तो हम वो कर्व डिफाइन करेंगे जो इन तीनों स्ट्रेट पॉइंट्स को मिलाएगी। अब आपको नज़र ही आ रहा होगा कि हमारे पास अगर मैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करता तो एरिया अंडर द कर्व में ये वाला जो अभी मेरे पास जहाँ पे मेरा जो एरर है ये वाला शैलो पार्ट भी एरिया अंडर द कर्व में आता, लेकिन ये वाला जो शेडेड रीजन है जो कि इस कर्व से ऊपर है, जो कि बेसिकली x1 और x2 के दरमियान है, ये वाला शेडेड रीजन एरिया अंडर द कर्व नहीं आता, ये इंटीग्रल में नहीं आता, ठीक है। लेकिन अब जरा गौर से देखें, ये हमारा शैडो रीजन है, लेकिन क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है। तो अब सिम्पसन रूल में देखें कि हमारे पास ये जो शैलो पार्ट है कुछ ये एरर है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला जो एरर है ये हमारे अप्रोक्सीमेशन में नहीं आ रहा, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एरिया हम ऐसा ले रहे हैं जो कि एरिया अंडर द कर्व नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एरर जहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ पार्ट हमने छोड़ दिया है, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में हमने कुछ नया पार्ट गेन भी कर लिया है। तो एरिया कैलकुलेट करते हुए या एरिया अप्रोक्सीमेट करते हुए सिम्पसन रूल में जो हमारे पास एरर आएगा वो ट्रापेजॉइडल रूल से कदरे कम होगा। ये बेसिकली हमारे पास सिम्पसन रूल का फॉर्मूला और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे हमने ट्रापेजॉइडल रूल की बेसिकली सारी की सारी कैलकुलेशंस देखी हैं कि वो किस तरह से हमारे पास इवेल्युएट हो रहा है, किस तरह से वो फॉर्मूला बना है, इसी तरह हम सिम्पसन रूल की तरफ भी चलेंगे। ओके, सपोज दैट f इज एक्सपेंडेड इन द थर्ड टेलर पॉलिनोमियल अबाउट x1। हम एक थर्ड टेलर पॉलिनोमियल को हम एक f फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं अप टू द थर्ड पॉलिनोमियल टेलर पॉलिनोमियल अबाउट सम पॉइंट x1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई पॉइंट फिक्स करेंगे फॉर ईच x बिलोंग्स टू x0 टू x2, मतलब हमारे पास कोई x है जो कि x0 और x2 के इन बिटवीन लाई कर रहा है। तो इस x के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ नंबर xi जो कि x0 और x2 के इन बिटवीन लाई करेगा, सच दैट जब इस फंक्शन को मैं एक्सपेंड करूंगा बाय द टेलर पॉलिनोमियल तो हमारे पास बनेगा f of x is basically equals to f of x1 plus f prime of x1 x minus x1 plus f double prime of x1 over 2 x minus x1 square। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा f3 of x1 over 6 x minus x1 cube। अब हमें कहा गया था कि we will expand f in the third Taylor polynomial और बाकी जितनी भी टर्म बच जाएगी वो हमारा एरर आ जाएगा f4 of xi of x over 24। 24 is basically the fourth factorial x minus x1 power 4। Got it। हमें क्या करना था, हमें बेसिकली इस फंक्शन का इंटीग्रल अप्रोक्सीमेट करना था। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे यहाँ पे फ्रॉम x0 टू x2 तक इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम x0 टू x2 f of x d of x इज बेसिकली इक्वल टू हमारे पास ये जो पॉइंट है फर्स्ट f of x1 ये तो कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट का मुझे इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो हमें नज़र आ रहा है कि हम विद रिस्पेक्ट टू चूंकि इसका x इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय x आना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी जगह से पे x माइनस x1 कंसिडर कर रहा हूँ। x माइनस x1 कंसिडर करने से मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे x लिखना था, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रल x आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस x1। क्यों लिख दिया? इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिखने से मुझे नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास x माइनस x1 का जो डेरिवेटिव है ये भी 1 नहीं आएगा। तो 1 के इंटीग्रल की जगह मैं x माइनस x1 लिख सकता हूँ। और सिमिलरली नेक्स्ट जब हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे f प्राइम x1 x माइनस x1, तो इसको मैं लिखूंगा f प्राइम ऑफ x1, तो एज इट इज आ जाएगा, और x माइनस x1 का जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा x माइनस x1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 ही आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा तो वो बन जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x1 एज इट इज आ जाएगा, और x माइनस x1 का जो स्क्वायर था इसका जब हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा x माइनस x1 क्यूब ओवर 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 6। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इंटीग्रल होगा और इसकी हमारे पास ओवरऑल जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी x0 से लेकर x2 तक, और बाकी ये जो हमारे पास एरर फंक्शन था इसका इंटीग्रल हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। हम इसको फर्दर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब मुझे यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज, सो यहाँ यू कैन से मुझे एक थ्योरम यूज करना है। दिस इज बेसिकली द मीन वैल्यू थ्योरम, यू कैन से दैट द जनरलाइज्ड वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम। अब वो मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहता क्या है? वो जनरलाइज्ड वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स हमें ये कहता है कि इफ f एंड g आर कॉन्टिन्यूस ऑन एन इंटरवल a b, अगर हमारे पास f और g दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो किसी भी इंटरवल a b के ऊपर, and g does not change its sign on AB, और उस पूरे इंटरवल के ऊपर a से लेकर b तक अगर हमारे पास जो g फंक्शन है वो पॉजिटिव है तो पूरे इंटरवल पे पॉजिटिव ही रहे, और अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे। ये ना हो कि a से कुछ पॉइंट्स तक वो पॉजिटिव है और फिर उन पॉइंट से b तक वो नेगेटिव है, मतलब कि उसका साइन सेम रहना चाहिए, वो अपना साइन चेंज ना करे। Then there exists a point C belongs to the interval ए बी ओपन, मतलब कि ए और बी के दरमियान हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी। वो पॉइंट किस तरह का होगा? सच दैट द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ वो सी के साथ एज इट इज बाहर आ जाएगा, द फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, और बाकी जो जी फंक्शन रह गया है हमारे पास इसका इंटीग्रल बच जाएगा। गॉट इट? अब ये फार्मूला जरा माइंड में रखिएगा, यही वाला फार्मूला मैंने यूज करना है। ये जो हमारे पास यहाँ पे एरर नजर आ रहा है ना, इस एरर को अब जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास f4 ऑफ x i, हम हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है इसको हम f कंसीडर करेंगे, और जो सेकंड फंक्शन है x माइनस x1 पावर 4 d ऑफ x, ये हमारे पास एज अ g कंसीडर होगा। अब हमारे पास चीज क्या थी? ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अब हमने कहा कि f4, हम इमेजिन करते हैं कि f4 हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ऑन द अदर हैंड x माइनस x1 पावर 4 पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होंगे, तो ये तो हमारे पास ओवरऑल x0 से लेकर x2 तक ये दोनों फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। ओके, और ऑन द अदर हैंड जिस पॉइंट फंक्शन को हम g कह रहे हैं x माइनस x1 पावर 4, इसमें आप यहाँ पे x की जगह कुछ भी पुट करें, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो क्योंकि उसकी पावर हमारे पास इवन नंबर है ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x0 से लेकर x2 तक ये जो फंक्शन है g, जो कि बेसिकली x माइनस x1 पावर 4 है, ये अपनी साइन चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रल के ऊपर मैं वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स अप्लाई कर सकता हूं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड। सिंस अब वो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हमने ये बात कर रहे हैं x माइनस x1 पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऑन x0 से लेकर x2 तक, इसका मतलब अपना साइन चेंज नहीं करेगा। सो वी कैन अप्लाई द थ्योरम विद g of x इक्वल्स टू x माइनस x1 पावर 4 और f of x इज बेसिकली इक्वल्स टू f4 xi of x over 24, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया।
अब अगर मैं दोनों पॉइंट्स पे यूज करते हुए इस इंटेग्रल के ऊपर वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटेग्रल्स अप्लाई करवाऊं तो 1/24 बाहरी एज इट इज आ जाएगा। f4 ऑफ एक्साई ऑफ x के लिए हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एक्साई, और हमारे पास ये f4 एक्साई हमारे पास इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे, उसको मैं एक्साई 1 कह देता हूँ, f4 ऑफ एक्साई 1/24। बाकी जो अंदर टर्म बचेगी उसका इंटेग्रल आ जाएगा, इंटेग्रल फ्रॉम x नॉट टू x2 x माइनस x1 पावर 4 ऑफ डी ऑफ x। अब ये जो इंटेग्रल है, अगर हम इस इंटेग्रल को कैलकुलेट करते हैं, वही जैसे मैंने पहले बात की कि जो एक्साई 1 होगा वो x नॉट और x2 के इन बिटवीन लाई करेगा। अब ये जो इंटेग्रल रह गया है, मैं इस इंटेग्रल को अगर कैलकुलेट करूं तो इंटेग्रल फ्रॉम x नॉट टू x2 ऑफ x माइनस x1 पावर 4 डी ऑफ x बनेगा हमारे पास कि x माइनस x1 पावर 5/5, और हमारे पास वहां पे उसकी जो लिमिट आ जाएगी वो x नॉट से लेकर x2 तक आ जाएगी। जब इसमें आप अपर और लो लिमिट प्लग इन करेंगे देन वी विल गेट 1/5 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 पावर 5 माइनस x नॉट माइनस x1 पावर 5। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाली हैं, हम उनको पहले स्टडी करेंगे और फिर जब हम उसमें ये सारी की सारी वैल्यूज पुट इन करने के बाद हम अपने फाइनल आंसर्स की तरफ या फाइनल फार्मूला की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब हमें गिवन ये है कि हमारे पास हर दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि डिस्टेंस हमारे पास h है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x2 माइनस x1 का आंसर और x1 माइनस x नॉट दोनों का आंसर h के इक्वल आएगा। तो अगर दोनों का आंसर हमारे पास h के इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू h स्क्वायर, और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा x नॉट माइनस x1 स्क्वायर, ये भी h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को मदद से यूज करते हुए। तो अगर आप गौर से देखिएगा, और माइनस एच स्क्वायर जब आप इसको लिखेंगे तो ये तो बेसिकली एच स्क्वायर ही रह जाएगा। तो अब जरा गौर से देखें, अब अगर इन दोनों को आपस में मैं ऐड अप करूं, x2 माइनस x1 पावर 4 क्या बनेगा, ये बनेगा h पावर 4, गॉट इट। और माइनस हमारे पास था x नॉट माइनस x1 पावर 4, तो x नॉट माइनस x1 स्क्वायर बेसिकली h स्क्वायर के इक्वल है, तो x नॉट माइनस x1 पावर 4 बेसिकली h पावर 4 के इक्वल ही आएगा। तो जब दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं h पावर 4 माइनस h पावर 4, तो एट द एंड आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हम फोर्थ पावर की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं पावर 3 की बात करूं, ठीक है, जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं ये लिखूं कि x2 माइनस x1 क्यूब, तो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा, और इसी तरह माइनस एक्स नॉट माइनस x1 क्यूब, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग था x2 माइनस x1 क्यूब वो बन गया h क्यूब, माइनस x नॉट माइनस x1 क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, और x नॉट माइनस x1 का क्यूब बन जाएगा माइनस h क्यूब। जब आप इन दोनों को आपस में प्रोसीड करेंगे तो वी विल गेट 2h क्यूब प्लस h क्यूब, दिस वन विल बी दैट 2h क्यूब। ओके, अब अगर मैं इसी को पावर 5 की बात करूं तो जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास ये फॉर्म बनेगी x2 माइनस x1 पावर 5 माइनस x नॉट माइनस x1 पावर 5 इज बेसिकली इक्वल टू 2h पावर 5। ये बात माइंड में रखिएगा, ये बात माइंड में इसलिए रखिएगा क्योंकि ये वाली चीज मैंने पुट करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इस एरर फंक्शन के अंदर मैंने ये वाली चीजें पुट इन करनी। जब मैं यहाँ पे ये चीज प्लग इन करूंगा तो आपके पास पुरानी सारी कैलकुलेशन लिखी होंगी, तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, जो कि बेसिकली हमारे पास इंटेग्रल था जिसमें हमने उसके अप्रोक्सीमेटिंग पोलिनोमियल का इंटेग्रल निकाला था और उसको हमने कैलकुलेट करना था, उसमें अपर और लोअर लिमिट प्लग इन करनी थी, और इसी तरह से हम जब हमारे पास उसका एरर फंक्शन था हम उसमें सारी की सारी कैलकुलेशन पुट इन करें तो हमारे पास इंटेग्रल बनेगा x integral from x naught to x2 f of x d of x is basically equal to 2h f of x1 plus h cube over 3 f double prime of x1 plus f4 xi1 of 60 h5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे f डबल प्राइम ऑफ x1 का फॉर्मूला अगर हम वहीं से जिसको हमने 3 पॉइंट फॉर्मूला कहा था, ठीक है, हम वहां से इसको फाइंड आउट करें, जिसको हमने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला कहा था, बेसिकली हमारा 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला था, तो उसमें हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x1 इज बेसिकली इक्वल्स टू, सॉरी 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला था, तो उसमें हमारे पास था 1/h स्क्वायर f ऑफ x नॉट माइनस 2 f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। अब ये सारी की सारी वैल्यू अगर मैं उठा के f डबल प्राइम ऑफ x1 की जगह पुट इन कर दूं, देन वी विल गेट this one is basically equals to the this thing, got it।
हमने एफ डबल प्राइम ऑफ x1 जो बेसिकली फार्मूला बना था, ये वाला फार्मूला हमने सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे एफ डबल प्राइम ऑफ x1 की जगह प्लग इन कर दी। सो नाउ वी विल गेट दिस वन। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि अगर ये जो मेरे पास एच क्यूब है, इसमें मैं एच यहाँ पे रखूँ, बाकी एच स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो ये 1/a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसके अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा h पावर 4 बन जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ओवरऑल हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, h हमारे पास, सॉरी हमने h क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, h पावर 5 रह गया। ठीक है, और एट द एंड हम यहाँ पे खड़े हैं दिस थिंग। गॉट इट? ओके, अब हमारे पास बेसिकली हमने सिंप्लीफाई इसको कर लिया, तो ये हमारे पास इसका अभी तक का आंसर आ गया। लेकिन हम जरा गौर से देखें, हमारे लिए तो एक एक्साई को डील करना ही बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे तो एक्साई 2 भी कहीं पे आ गया है, और उसके अलावा हमारे पास एक्साई 1 भी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास ये जो एक्साई 1 और एक्साई 2 नज़र आ रहे हैं, हमारे पास ये सिंपल एक एरर फंक्शन की फॉर्म के अंदर नज़र आए। उसके लिए हम अगेन जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास ये बेसिकली थोड़ा सा हमने इसको, जो हमारा फार्मूला था लास्ट वाला, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। मीन्स कि हमने ये जो एफ ऑफ एक्स वन वाले टर्म्स जिनको थोड़ा सा आपस में कंबाइन किया, देन वी विल गेट दिस फार्मूला। तो बाकी ये जो हमारे पास एरर बच रहा है, एरर में हमारे पास h पावर 5/12 कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास बच रहा है 1/3 f4 ऑफ एक्साई 2 माइनस 1/5 f4 ऑफ एक्साई 1। ये हमारे पास बन रही है यहाँ पे बाय यूजिंग द थ्योरम। हमारे पास हम इस, जैसे मैंने पहले बात की कि दो एरर टर्म्स को हम एक सिंपल एरर टर्म से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास अगेन जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम यूज होगा। जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास किस तरह से लाई करेगा कि अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करवाना चाहूँ, तो h पावर 5 और 12 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो 1/3 माइनस 1/5 है, आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास इसका जो फार्मूला आएगा 1/3 माइनस 1/5 इज बेसिकली इक्वल टू 2/15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, h पावर 5/12 एज इट इज आ जाएगा। इनकी हमारे पास जो इनका मीन आएगा वो आएगा 2/15, वो एज इट इज आ जाएगा। और f4 ऑफ एक्साई 2 माइनस f4 ऑफ एक्साई 1 इज बेसिकली इक्वल्स टू f4 ऑफ एक्साई। हमारे पास सिंपल एक टर्म बच जाएगी। हम इस मदद से, अगर हमारे पास सिंपली अगर आप इसको देखें, अगर हमारे पास ये दो यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट यूज हो रहे हों, तो इन दोनों कांस्टेंट्स का हमने मीन लेना है, और इस f दोनों जो हमारे पास एरर फंक्शन है, उसके लिए हमारे पास सिंपल उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास x0 और x2 के दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि बेसिकली इसके इक्वल होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा a2h पावर 5 या h पावर 5 और 90 f4 ऑफ एक्साई। अब ये जो एरर टर्म आई है, इसको मैं यहाँ पे प्लग इन करूँ तो हमारे पास जो फाइनल यील्ड्स बनेगी वो ये बनेगी इंटीग्रल फॉर्म x0 to x2 f of x d of x is basically equals to h/3 f of x0 plus 4 f of x1 plus f of x2 minus h पावर 5/90 f4 of xi। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली फॉर्म है, ये बेसिकली हमारे पास सिम्पसन रूल की अप्रोक्सीमेशन है, और ये माइनस h पावर 5/90 f4 ऑफ एक्साई बेसिकली उसका एरर है। और यहाँ पे जो एक्साई है वो x0 और x2 के दरमियान लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, जो एरर टर्म है वो हमारे पास f4 ऑफ एक्साई फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे इसको देखें कि एरर जो फॉर्म है, एरर टर्म है, वो बेसिकली हमारे पास उसमें जो h की मिनिमम पावर है वो h पावर 5 है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन है ये 4th डिग्री पोलिनोमियल तक हमें एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन देगा। ठीक है, सॉरी नॉट 4 तक, हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू 3 डिग्री तक हमें ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन देगा। ठीक है, क्योंकि f4 तक हमारे पास तो f4 ऑफ एक्साई तो हमारे पास उसका यू कैन से दैट के एरर आ रहा है। नाउ अब हमें नज़र ये आ रहा है कि हमारे पास, जैसे हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी देखा और हम इसकी एरर से भी देख रहे हैं कि जो हमारे पास बेसिकली ट्रापेजॉइडल रूल था वो हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल तक हमें एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन दे रहा था, और जो सिम्पसन रूल है वो 3rd डिग्री के पोलिनोमियल तक हमें एग्जैक्ट
अप्रोक्सीमेशन दे रहा है. So it is significantly more accurate than the trapezoidal rule for smooth functions. Smooth functions में जैसे हमने जितने भी कर्व्स बताई हैं वो सारी की सारी हमारे पास स्मूथ कर्व्स थी. Okay, let's come to the example. Compare the trapezoidal rule and Simpson rule approximation to approximate integral from 0 to 2 f of x d of x. और यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फर्स्ट में हमारे पास यूज होगा वो एक्स स्क्वायर होगा. इसी तरह सेकंड में हमारे पास x4, थर्ड में हमारे पास ये फंक्शन है, इसी तरह फोर्थ फंक्शन हमारे पास ये है, फिफ्थ फंक्शन ये है और सिक्स फंक्शन ये है. तो हमारे पास हमने इन सारे के सारे फंक्शंस के लिए जो हमारा ट्रापेजॉइडल रूल है और जो हमारा सिम्पसन रूल है हमने उसको यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट करना है. ठीक है, हमारे पास जो इंटरवल है वो बेसिकली 0 से लेकर 2 तक है. तो जो ट्रापेजॉइडल रूल में अगर मैं ये वैल्यू पुट इन करूँ तो फार्मूला बनेगा 0 to 2 f of x d of x is approximately equals to f of 0 plus f of 2. और इसी तरह आप सिम्पसन रूल में अगर वैल्यू पुट इन करें तो इंटीग्रल बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1/3 f of 0 plus 4 f of 1 plus 4 f of 2. अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ट्रापेजॉइडल रूल के लिए फंक्शन गिवन है, आपने उसका f of 0 फाइंड आउट करना है, f of 2 फाइंड आउट करना है, दोनों को आपस में ऐड करना है तो ट्रापेजॉइडल रूल से उसकी अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी. इसी तरह आपने इसमें वैल्यूज में इस फार्मूला में वैल्यू पुट इन करनी है, f of 0, f of 1, f of 2, हर फंक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यू, हर डिफरेंट टाइप पे अपने वैल्यूज पुट इन करनी है. तब कि आपने ए पार्ट के लिए अलग से ट्रापेजॉइडल रूल फाइंड आउट करना है इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, और सिम्पसन रूल अलग से फाइंड आउट करना है. फिर बी पार्ट के लिए दोनों रूल्स अलग से फाइंड आउट करेंगे. और इसी तरह हमारे पास टोटल जितने भी पार्ट्स हैं हमने हर एक के लिए इसका ट्रापेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल से उसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है. और एट द एंड हमारे पास जो वैल्यू बनेगी कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर को अगर मैं कंसीडर करूं तो उसमें हमारे पास जो ट्रापेजॉइडल रूल से आंसर आएगा वो आएगा 2.667. ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, हमारे पास उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो होगी 2.667. और इसी तरह से हमारे पास ट्रापेजॉइडल रूल से उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4. और अगर मैं सिम्पसन रूल की बात करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 2.667. तो आपको नज़र ही आ रहा है कि चूंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 3 डिग्री की पॉलिनोमियल था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये हमें एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन दे रहा है, जैसे हमने सिम्पसन रूल के बारे में बात की थी. लेकिन ट्रापेजॉइडल रूल जो है वो हमें एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं दे रहा. फार्मूला से भी नज़र आ रहा है. अगर आपको थोड़ा सा बैक एंड पे लेके जाऊँ ट्रापेजॉइडल रूल की तरफ तो आपको ट्रापेजॉइडल रूल के एरर से या उसके फार्मूला से नज़र आ जाएगा कि हमारे पास वो अच्छी अप्रोक्सीमेशन हमें क्यों नहीं दे पा रहा. तो गौर से देखिएगा कि इसके जो एरर है वो डबल एरर है, डबल डेरिवेटिव्स तक एरर, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स. ठीक है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आई का मतलब है कि हमारे पास इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो जस्ट फर्स्ट डिग्री के स्मूथ फंक्शंस के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देगा. लेकिन जैसे ही हमारी जो अप्रोक्सीमेशन जिस फंक्शन की हमने करनी है वो पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री का होगा तो उस सूरत में हमारे पास ट्रापेजॉइडल रूल अच्छी अप्रोक्सीमेशन नहीं दे पाएगा. और हमने अभी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे देख लिया है. तो ये हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर की अप्रोक्सीमेशन आ रही है. तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चलें, हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस को हम अलग अलग से कैलकुलेट करें तो हमारे पास फंक्शन अगर मान जाए एक्स स्क्वायर तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 2.667. ट्रापेजॉइडल उसकी वैल्यू दे देता 4 और सिम्पसन उसकी वैल्यू दे देता 2.667. अगर हम x पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करें, अब देखिए हमने कहा था सिम्पसन रूल किस डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट वैल्यू देगा, 3 या 3 से लेस डिग्री के लिए. तो हम देखें कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 6.400. ट्रापेजॉइडल रूल दे रहा है हमें 16. बहुत कोई बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है. और सिम्पसन रूल हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे पा रहा लेकिन कदर अच्छी अप्रोक्सीमेशन दे. इसी तरह हम अगर x प्लस 1 पावर -1 की बात करें, 1/1 प्लस x की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू है 1.099. ट्रापेजॉइडल दे रहा है हमें 1.3333. और इसी तरह हमारे पास सिम्पसन रूल 1. इसी तरह आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें, आप साइन एक्स की बात करें, आप एक्सपोनेंशियल की बात करें, तो आप सारे सूरतों में देखें कि सिम्पसन रूल गिव्स मच मोर एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन. और अगर
हमारे पास दोनों को कंपैरिजन करना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि सिम्पसन रूल हमें अच्छी अप्रॉक्सीमेशन देगा। और दूसरी तरफ में अगर आप देखें कि वो जो अप्रॉक्सीमेशन है जब हमारा पॉलिनोमियल 3 या 3 से लेस डिग्री का होगा तो उस सूरत में सिम्पसन रूल हमें एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशन देगा। इट इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपके पास एक्सरसाइज है 4.3, इसके आपने क्वेश्चंस करने हैं जो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन यूज होंगे, क्वेश्चन 1, 3, 5 एंड 6। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम इसकी एक जूम क्लास अरेंज करेंगे, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।